नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सीधे सीधे हमारी सेहत और हमारी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। जरा सोचिए कि आप अपनी गाड़ी में सबसे बढ़िया, सबसे महंगा फ्यूल डलवाते हैं, लेकिन वो इंजन तक पहुंच ही नहीं पाता। अजीब है ना? कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये मैलएब्जॉर्प्शन आखिर है क्या भला? इसे समझने के लिए हमें अपने शरीर की जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है ना, उसकी गहराई में जाना होगा। तो देखिए, सीधी भाषा में कहें तो मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी छोटी आंत खाने में से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को ठीक से सोख नहीं पाती। मतलब शरीर के न्यूट्रिशन लेने के पूरे सिस्टम में एक तरह का ब्रेकडाउन आ जाता है। और जब हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब हर चीज से है। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ तक कि जो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी। शरीर को ये कुछ भी नहीं मिल पाता, चाहे हम कितना ही अच्छा और हेल्दी खाना क्यों ना खा लें। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि हम इस प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। चलिए अब इसके लक्षणों और मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं। इसके लक्षण ना काफी साफ हो सकते हैं, जैसे लगातार थकान महसूस होना, बिना किसी वजह के वजन का तेजी से गिरना, दस्त, पेट में दर्द, ये कुछ आम संकेत हैं। और एक बहुत खास लक्षण है स्टीयरोरिया, जिसमें मल में एक्स्ट्रा फैट आने लगता है। और जानते हैं, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इसके कारण उतने सीधे साधे नहीं है जितना हम सोचते हैं। यह किसी पुरानी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी, या शरीर में किसी खास एंजाइम की कमी की वजह से भी हो सकता है। देखिए ये स्लाइड इसे कितने अच्छे से समझाती है। आप देख सकते हैं कि कारणों को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि कोई सर्जरी हुई हो, या फिर एंजाइम की कमी हो, जैसे कि पैंक्रियाटिक डिजीज में होता है, सिस्टमिक कारण, कुछ दवाइयाँ, और यहाँ तक कि इन्फेक्शंस भी वजह हो सकते हैं। और हाँ, सीलियाक डिजीज जैसे म्यूकोसल डिफेक्ट्स भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए अब कुछ खास मामलों की पड़ताल करते हैं। हमारी पहली केस फाइल है सीलियाक रोग, जिसे हम ग्लूटेन ट्रिगर भी कह सकते हैं। सीलियाक रोग असल में एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही ग्लूटेन खाने पर छोटी आंत पर हमला करने लगता है। सोचकर देखिए, ग्लूटेन के शरीर में आते ही हमारा अपना ही डिफेंस सिस्टम छोटी आंत की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ही रुक जाता है। और इसके लक्षण सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहते। दस्त और पेट फूलने के अलावा इससे एनीमिया, थकान और बच्चों की ग्रोथ में देरी भी हो सकती है। कुछ मामलों में तो व्यवहार में बदलाव, जैसे चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन भी देखा जाता है। तो सबसे जरूरी बात, इसका इलाज क्या है? इसका एक ही और सबसे असरदार इलाज है ग्लूटेन को अपनी डाइट से पूरी तरह और हमेशा के लिए हटा देना। बस, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये स्लाइड हमें ये समझने में बहुत मदद करती है कि क्या खाना है और क्या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेहूं, जौ, राई, इन सब अनाज में ग्लूटेन होता है। वहीं दूसरी तरफ चावल, मक्का और सभी ताज़ी सब्जियां और फल पूरी तरह से सेफ हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी पैकेट वाली चीज़ खरीदने से पहले लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब अपनी अगली केस फाइल खोलते हैं। अब हम बात करेंगे स्टियाटोरिया की, यानी कि फैट फैक्टर की। देखिए, स्टीयरोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है। ये तब होता है जब शरीर फैट को ठीक से पचा नहीं पाता या सोख नहीं पाता, और नतीजा मल भारी, चिकना और बहुत बदबूदार हो जाता है। ये असल में एक साफ इशारा है कि शरीर खाने से मिलने वाले फैट को एनर्जी में नहीं बदल पा रहा है। तो फिर इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? यहाँ पर न्यूट्रिशन ही सब कुछ है। इसका मतलब है शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सही बैलेंस बनाए रखना, और खाने में फैट कम करके प्रोटीन को सही मात्रा में शामिल करना। और हाँ, विटामिन ए, डी, ई और के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल हैं। मतलब ये फैट में ही खुलते हैं, और जब फैट ही शरीर में नहीं जा रहा तो ये बेचारे विटामिन भी बाहर रह जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी केस फाइल पर, जो शायद हम में से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी होगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। हमारे शरीर को दूध में जो शुगर होती है, यानी लैक्टोज, उसे पचाने के लिए लैक्टेज नाम के एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। जब शरीर में ये एंजाइम कम बनता है तो लैक्टोज पच नहीं पाता।
वो सीधा बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। और बस इसी से गैस, पेट फूलना और दस्त जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। अब मजे की बात यह है कि इसका मैनेजमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, जिन लोगों में लैक्टेज एंजाइम बहुत ही कम होता है, उन्हें दूध और उससे बनी हर चीज से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जिनमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, वो दही जैसे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स या फिर खाने के साथ थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो इन सभी मामलों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पोषण के जरिए ही इसका मैनेजमेंट मुमकिन है। ये जो कोट है ना, ये पूरी चर्चा का सार बता रहा है। इन सभी कंडीशंस में, चाहे वो सीलियाक रोग हो, स्टीयरियोरिया हो या लैक्टोज इंटॉलरेंस, सही डाइट प्लान करना और न्यूट्रिशन को मैनेज करना ही इलाज की सबसे बड़ी चाबी है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, मैलएब्जॉर्प्शन का सीधा मतलब है कि शरीर न्यूट्रिएंट्स को सोख नहीं पा रहा है। दूसरी, इसके कारण और लक्षण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सीलियाक रोग, स्टीयरोरिया और लैक्टोज इंटॉलरेंस जैसी स्थितियों में सही डाइट ही असली इलाज है। मतलब समस्या का कारण जानने से ही सही समाधान मिलता है। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे हम अपनी आंत और उसके काम करने के तरीके के बारे में और ज्यादा जान रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, यानी हर इंसान के लिए उसकी ज़रूरत के हिसाब से बना डाइट प्लान ही हमारी पहली दवा बन जाए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।